हमारी YouTube ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है विज्ञान। विज्ञान विषय में हम तीनों विज्ञान जो केमिस्ट्री होती है, इसको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी, हम तीनों पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा मकसद है अभी हमारा, इसको हम पार्ट वाइज पार्ट मतलब 1 2 3 करके हम इसको आगे पढ़ाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखें। आज हम भौतिकी विज्ञान पढ़ेंगे पार्ट 1। पहले भौतिकी को खत्म करेंगे, उसके बाद रासायनिक विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में आपको विज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विज्ञान। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, उसके बाद जिसको हम पढ़ने वाले हैं भौतिकी विज्ञान, उसके बाद उसमें आपकी भौतिकी की शाखाएं, इसके बाद उसी में आपका आएगा मापन व मात्रक, जो भी हमारी उसके राशियां होती हैं, भौतिक राशियां, उनकी मापन या मात्रक। उसके बाद जो राशियां वो पढ़ना है हमें, राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, राशि वो वाला राशि नहीं है ये। ठीक है, तो थोड़ा समझना है इसको। इसके बाद आपका आता है गति। गति को हमें पढ़ना है, गति के नियम। ठीक है, तो ये हमें यहाँ तक पढ़ना है। अभी मैं इसमें क्या कवर करने वाला हूँ वो आपको थोड़ा समझना है। जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे आप अगर नॉर्मली प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप अगर शिक्षक भी हैं, ठीक है, तो विज्ञान के शिक्षक हैं, तो आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो उसमें भी आपको ये क्लासेस काम में आने वाली है। तो आप शिक्षक वर्ग के लिए भी वो काम यूजफुल होगी, क्लासेस उपयोगी होगी। और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम एक भी आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्या होता है कि विज्ञान क्या है समझने के लिए होता है। ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें क्या होती है, किताब में जो चीज़ लिखी होती है वो हमें समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा कि उनको परिभाषा को आपको डेली बेसिस पे जो आप उपयोग करते हैं, दैनिक दिनचर्या में आपका उपयोग उसका, और साथ में हम उसको प्रैक्टिकल करके प्रयोग करते हैं। तो प्रायोगिक विज्ञान हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उसको शुरू करेंगे। तो आप उस पर अंत तक बने रहें और लास्ट तक आप वीडियो देखें। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो अगर आपको ये क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो आप अगले पार्ट को ना देखें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सही चल रहा है क्लास तो आप उसको रेगुलर अटेंड करें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान व विज्ञान की शाखा। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की शाखा। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि किस किस के लिए उपयोगी है। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अन्यथा आप अपने डेली यूज के लिए भी, आप अगर शिक्षक हैं या आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सबके लिए हो सकता है। ठीक है, तो वो विज्ञान जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 7 6 7 8, हम उसको बिल्कुल 6 7 8 से लेकर इस तरह तक खत्म करेंगे कि वो हमें बिल्कुल 12th लेवल तक आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट 12वीं लेवल का पढ़ेंगे तो वो नहीं आएगा। ठीक है, हम 6 7 स्टार्ट 8 स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे तो वो हमें आ जाता है। हम उसको इस तरह से कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा देखते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या होता है, देखें, कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है और उस पर हम एक तर्कपूर्ण तरीके से, तर्कपूर्ण मतलब आप समझ सकते हैं, तर्कपूर्ण का मतलब हम उसको उसके हर व्यवहार को जान रहे हैं, उसके नकारात्मक पक्ष को, उसके सकारात्मक पक्ष को, उसकी उपयोगिता के पक्ष को, हर उस तरह से नाप रहे हैं और उस तरह से हम उसको देख रहे हैं। उस चीज को हम कहेंगे उसके कि उसमें हम वैज्ञानिक तौर पर उसकी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञान इस तरह से अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी वस्तु को जब हम तर्कपूर्ण और इस तरीके से स्टडी, इस तरह से स्टडी करते हैं, इस तरह से अध्ययन करते हैं कि हम उसमें बार बार स्टडी कर पाए और हमें उससे परिणाम बार बार एक जैसे मिले। ठीक है, तो उस तरीके के अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं। सबसे पहले हम 2 विज्ञान समझते हैं। विज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, विज्ञान एक होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान, जो प्रकृति ने हमें दिया है। ठीक है, और एक होता है आपका मानवीय विज्ञान, जो आपको मानव ने दिया। ठीक है, प्रकृति विज्ञान मतलब प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका प्राकृतिक विज्ञान में आता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो प्रकृति में मान लीजिए, जैसे कि हमने कहा, हम किसी का अगर मान लो वृक्ष का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, वृक्ष का अध्ययन, वृक्ष प्रकृति की देन, तो वृक्ष का अध्ययन कर रहे हैं तो वो जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? कुछ तत्व है प्रकृति में, कुछ तत्व है, लोहा होगा या फिर दूसरे और अयस्क हुए, इनका अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो रासायन अध्ययन चला जाता है। ठीक है, और प्रकृति के दूसरे नियम, जैसे कि हवा हुआ, हवा कैसे चलती है, हवा का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसको वो कैसे प्रयोग करता है, सूरज से जो रोशनी आ रही है ऊर्जा के रूप में किस तरह आ रही है, इसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो भौतिकी है। तो
तो इस तरह से प्राकृतिक विज्ञान जो है वो 3 प्रकार से बटा हुआ है। एक होता है आपका भौतिक विज्ञान, फिर आपका होता है एक आपका रसायन विज्ञान। मैंने आपको बताया रसायन क्या होता है, जब भी हम किसी अयस्क या मतलब ऐसी प्रकृति की ऐसी वस्तु के बारे में जो छोटी छोटी हैं और केमिकली उसको पढ़ते हैं तो वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। और तीसरा आपका होता है कौन सा विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसमें जीव जंतुओं के बारे में, वृक्षों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वो अलग अलग उनकी विभिन्न शाखाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद मानवीय विज्ञान में क्या आता है, मानवीय विज्ञान में आता है भूगोल। आपने सुना होगा जब आप 6th 7th 8th में थे या 9th में थे तो वहाँ पर जो सोशल स्टडीज, हम इसको सामाजिक विज्ञान कहते थे, अध्ययन नहीं कहते थे, उसका नाम था सामाजिक विज्ञान। तो जब हम एक व्यक्ति की मानवीयता का गुण या फिर हम अतीत में जो बीत चुका है उसके गुणों का अध्ययन करते हैं तो वो मानवीय विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आपको उसको समझना है। इसमें जो आते हैं वो आते हैं भूगोल, राजनीति, ठीक है। इसके बाद आपका इसी में आ जाता है आपका इतिहास, ये सब इसी के हिस्से हैं, ठीक है। तो हमें जो अध्ययन करना है वो आपको प्राकृतिक विज्ञान अध्ययन करना है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप थोड़ा समझने के विज्ञान में भी कहाँ पे है, ठीक है। भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान को, भौतिकी को हम समझते हैं। भौतिकी के अंतर्गत पदार्थ मतलब कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं, हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और इनसे संबंधित इनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो जिसके हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको, पदार्थ के व्यवहार का अध्ययन, इसको थोड़ा समझो। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करिए हमने एक कील ली, ठीक है, लोहे की एक कील ली। अगर मैं उस कील का अध्ययन करूँ, कील का अध्ययन करूँ, उसके तत्व का अध्ययन करूँ तो वो केमिस्ट्री में आएगा। लेकिन मैं उसके व्यवहार का अध्ययन करूँ, मतलब कील ऐसे मारूंगा तो वो अंदर लकड़ी में घुस जाएगी या घुस जाएगी, ठीक है। उसकी निप अगर सही फ्लैट होगी, मतलब सही नहीं होगी, उसका मैकेनिज्म ठीक नहीं होगा तो वो सही से नहीं घुसेगी, टेढ़ी हो जाएगी। इन सब चीजों का जो अध्ययन करना है वो आपका भौतिकी है। तो आपको थोड़ा समझना है कि हम पदार्थों को किस तरह से ले रहे हैं। तो हम पदार्थ और ऊर्जा या जो भी नियम प्रकृति के उनके व्यवहारों का अध्ययन ही भौतिकी विज्ञान होता है, ठीक है। तो इनमें आपको अध्ययन करना है। मैंने आपको भौतिकी की एक सरल सी परिभाषा बताई है। हमने क्या कहा, किसी भी पदार्थ को उनके व्यवहार के अनुरूप अध्ययन करना, ठीक है। उनके व्यवहार के अनुरूप क्या करना, अध्ययन करना ही आपका क्या है, भौतिकी कहलाता है, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। भौतिकी हमने पढ़ लिया। अब हमें जो मेन कंटेंट जहाँ से स्टार्ट करना है वो हमें पढ़ना था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चालू करेंगे मापन और मात्रक, ठीक है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट स्लाइड देखें। अभी हमारा ये टॉपिक है मापन व मात्रक। इसमें आपको एक चीज़ मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। आपकी जैसे कि कोई भी ये विज्ञान की जो शाखा है हमारी, ठीक है, चाहे आप प्राकृतिक और मानवीय दोनों ले लें, भूगोल हुआ, केमिस्ट्री हुआ, जीव विज्ञान हुआ, और आप दूसरे भी लेंगे, ठीक है, या भौतिकी, जीव विज्ञान के 17। तो इसमें क्या है कि जब भी आप इन सबको पढ़ते हैं तो कोई ऐसा नहीं कि हम केवल एक ही कॉन्सेप्ट को लेके आगे पढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम भौतिकी पढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी रासायन विज्ञान के नियम लगते हैं, कभी भूगोल के नियम लग जाते हैं। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें भौतिकी के नियम लगते हैं। तो आपको ये जो विज्ञान है इसमें आपको इस तरह मिलेगा कि कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारे विज्ञान के हैं और वही भौतिकी विज्ञान के हैं, वही हमारे कुछ केमिस्ट्री में उपयोग होते हैं। तभी तो विज्ञान को हम कहते हैं वो एक सार्वभौम है, सबके लिए वैसा का सेम है, ठीक है, सबके लिए वो इफेक्ट करेगा। मतलब आप वैज्ञानिक रूप से अगर किसी चीज को देखेंगे तो वो आपके लिए भी वही होगी और दूसरे के लिए भी वही प्रयोग होगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं होगा कि वो वहां पर विज्ञान आपका फेल हो जाए, ठीक है। इसका एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए एक आग जल रही है, ठीक है, मैं अपना हाथ रखता हूँ, मेरा हाथ जल जाएगा, आप रखेंगे, आपका भी हाथ भी क्या हो जाएगा, जलेगा। मतलब वहाँ विज्ञान की जो ऊर्जा है, जो वहाँ पे हीट निकल रही है, गर्मी ऊर्जा जिसको हम कहते हैं गर्म ऊर्जा, हीट एनर्जी निकल रही है, वो मुझे भी वैसा ही
फर्क पड़ रही है व्यवहार में, मेरे वही परिवर्तन ला रही है जो आपके में ला रही है। आपको ये चीज समझना है कि विज्ञान जो साधनों में यूनिवर्सल होता है, ठीक है। हाँ, तो अब बिना देर करे हम निकालते हैं, हम आपका ये आज का टॉपिक करते हैं मापन व मात्रक। क्या मापन और मात्रक दोनों चीजों को हम थोड़ा साथ में समझते हैं, ये आपका गणित के लिए भी थोड़ा प्रयोगी है। मापन क्या होता है कि जब भी हम कोई किसी पदार्थ को या किसी एक निश्चित चीज को एक नापने के लिए, ठीक है, नापने के लिए जिसको नापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है संख्यात्मक मान में, उसको हम कहते हैं कि हम उसका मापन कर रहे हैं। हम उसका क्या कर रहे हैं? मापन कर रहे हैं। जैसे अभी सपोज करिए कि ये हमारा जो बोर्ड है, ठीक है, हमारा जो बोर्ड है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो हमें उसको कुछ एक संख्यात्मक मान देना होगा, जिसी को हम कहेंगे उसका मापन करना। उसी का क्या करना? मापन करना। अगर हम कोई चीज लाते हैं बाजार से, तो हम उसको क्या करते हैं? ऐसे ही लेके आते हैं, देखते कि हाँ ये चीज हमने ऐसे करके उठा ली, उसको हम पर्टिकुलरली उसका माप करके लाते हैं। उसका क्या करके लाते हैं? माप करके लाते हैं। उस चीज को हम कहते हैं माप, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? माप। दूसरा एक और है इसमें होता है मात्रक। मात्रक क्या होता है कि जब भी हम कोई एक किसी वस्तु को लेके आते हैं तो उनके पीछे हम कभी किलो कहते हैं, कभी ग्राम कहते हैं, कभी हम जैसे दूर जा रहे हैं तो हम मीटर में दूरी निकालते हैं, किलोमीटर में निकालते हैं। तो यही सब चीजें आपकी मात्रक होती है। मतलब किसी एक पदार्थ की मात्रा को हमने नाप लिया तो वो तो हो गया मापन, और उसके पीछे हमने उसके मात्रक बताया कि हमने इसको किस चीज में नापा है, वो आपका क्या है? आपका मात्रक है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। दोनों जरूरी है। जब भी हम पदार्थ लाते हैं तो दोनों जरूरी है, संख्यात्मक मान के साथ आपका मात्रक। संख्यात्मक मान भी होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए? मात्रक, तभी वो सही है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? आप जैसे शक्कर लेके आए मार्केट से, तो आप ये नहीं कहेंगे शक्कर हम 4 लेके आए, आपको वहां कहना पड़ेगा 4 किलो। समझ रहे हैं? तभी वो दोनों संख्यात्मक मान और उसकी मात्रक दोनों के साथ वो उसका एडजस्टमेंट हो पाएगा, सामंजस्य बनेगा। नहीं तो अगर आप सीधा या तो आप ये कहेंगे कि हम शक्कर लाएं 1 किलो, तो वो आपको मात्रा बतानी पड़ेगी, तो वो दोनों वहां पर आपके उपयोग होते हैं। तो मापन के साथ में आपका मात्रक भी चलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मापन। मापन क्या होता है? जनरली जब हम नापते हैं किसी मात्रक से तो उसका एक संख्यात्मक मान, मतलब मापन से आपका किसी भी चीज का संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान होता है। और मात्रक क्या होता है? आपका उस वस्तु की इकाई कि हमने उसको किस चीज में नापा है, ठीक है। जैसे दूरी को हम नापते हैं तो किलोमीटर में, और अगर वजन को नापते हैं तो किलोग्राम में, समय को नापते हैं तो घंटे में, मिनट में और सेकंड में, ठीक है। इस तरह से हम नापते हैं तो वो उसका इकाई होती है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? मापन। मापन को समझना है। सबसे पहले आपने एक चीज सुना होगा मापन के लिए, एसआई पद्धति, ठीक है। एसआई यूनिट जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको यूनिट्स भी कहते हैं, एसआई इकाई। एसआई इकाई पद्धति, एसआई इकाई पद्धति क्या है? देखें, अभी मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन जब बहुत पहले जब क्या होता था डिस्प्ले लेवल पर, अभी क्या है जैसे हम अपने यहाँ दर्जन में या फिर अपने यहाँ जो जमीन है वो एकड़ में या अपने हिसाब से हम बीघा में, जो अकॉर्डिंगली हम उसको नापते हैं। लेकिन जब हम इसी इकाई को हम दूसरे देशों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं अपने डाटा को, तो वो हम फिर अगर हम अपने यहाँ बीघा कहेंगे तो वो शायद ना समझ पाए, गज कहेंगे तो हम शायद वो ना समझ पाए। अलग अलग वस्तुओं को हम अलग अलग उस पर नापते हैं। तो वहाँ उस समय क्या हुआ कि एक एसआई पद्धति का निर्माण हुआ। एसआई पद्धति क्या कहती है कि पूरे विश्व भर में जितनी भी चीजें मापी जाएंगी, जितनी भी चीजें मापी जाएंगी, वो उसका एक ही सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो भारत में लोग रह रहे हैं उनको भी समझ में आए, जो जापान में रह रहे हैं उनको भी समझ में आए, और जो लोग दूसरे देशों में जैसे कि मान लें अमेरिका में रह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उन सबको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए जब भी उनसे कोई डाटा शेयर किया जाए, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारे आंकड़े, मतलब बहुत सारे ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं लेकिन विदेशों में प्रयोग नहीं होती हैं, तो वो आपको समझना है कि इसीलिए इस एसआई पद्धति का निर्माण हुआ। अभी एसआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एसआई एक फ्रेंच शब्द है, ये फ्रेंच शब्द का फुल फॉर्म है, ठीक है। फ्रेंच शब्द का है, इसका फ्रेंच में जो अनुवाद है वह सिस्टेमिक इंटरनेशनल, सिस्टेमिक इंटरनेशनल, इसका मतलब होता है मतलब इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इस तरह से है। तो वो आपको समझना है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, एक प्रकार की ऐसी पद्धति है,
अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम किसी भी चीज को नापते हैं, ये इकाई के लिए, इकाई के लिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि जो हमारे यहाँ दूरी है, ठीक है, दूरी है, दूरी के लिए बहुत सारे लोग यहाँ कोस प्रयोग करते हैं, कोस प्रयोग करते हैं ना, मील प्रयोग किया जाता है, किलोमीटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर प्रयोग किया जाता है, गज प्रयोग किया जाता है, अलग अलग पदार्थ है। लेकिन इसकी जो एसआई इकाई है, एसआई यूनिट इकाई है, वो इसकी मीटर होती है, ठीक है, उसको क्या होती है, मीटर होती है। आपको इसको समझना है। तो एसआई मात्रक के लिए हमें सिर्फ इतना समझाया कि जो भी मात्रक होते हैं वो एसआई होने चाहिए, एसआई होते हैं, और मुख्यतः जो विज्ञान में पढ़ते हैं वो हम एसआई मात्रकों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो पद्धति आपको समझना है, ठीक है, जिसमें आपका मीटर आएगा, समय के लिए आप प्रयोग करेंगे तो घंटा नहीं, वहां पर आपका सेकंड आएगा, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, अभी हम आपको एक एक करके देखेंगे। तो आपने यहाँ समझ लिया। तो आप कुछ एसआई मात्रक, कुछ किसी को नापते हैं तो वो मतलब जैसे मीटर को, मीटर एक मापन है, तो मापन और उसका मात्रक और उसको निर्देशित करने वाले जो वो चीज है वो लिखेंगे, मुख्य है वो, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूलभूत, दो मैं भी आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड आप समझेंगे उसको, ठीक है। तो अभी हम कुछ बात करते हैं, ठीक है, मूल राशि, उनके मात्रक और उनके प्रतीक होंगे, ठीक है। मैंने आपको पिछले बताया था थोड़ी देर पहले। तो देखिए मूल राशि, अभी पहले हम राशि को समझते हैं। इससे पहले आप वीडियो पॉज करें और आराम से टेबल बना लें, उसके आराम से तो नोट्स को आप प्रिपेयर करते रहें। नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको पढ़ने के लिए रहेगा, आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो समझते हैं हम पहले राशि क्या होती है। राशि क्या होती है, जब भी हम कोई वस्तु को नापते हैं तो उसको हम बोलते हैं तो ये लंबा है, या इतना किलोग्राम का, या इतना भार है इसमें, ठीक है, इतना समय हो रहा है। जब भी हम नापते घड़ी को देखते हैं हम पूछते हैं ना समय हो रहा है, तो वो जो राशि है उसी को हम कह रहे हैं राशि, ठीक है। तो राशि की कोई परिभाषा नहीं है, राशि सिर्फ एक प्रकार का है कि आप किसी वस्तु को उस नाम से पुकारते हैं, तो इसकी जो समझ रहे हैं उसको हम उतना बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम वो आपकी मूल राशि होती है। अब राशियों को मैं मूल राशि लिखा है तो आपको समझने के लिए मूलभूत और थोड़ा सा दो प्रकार की राशियां होती हैं। एक होती है आपकी मूलभूत राशि और एक होती है आपकी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, ठीक है, राशि दो प्रकार की राशियां होती हैं, दोनों को मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, ठीक है। मूलभूत राशि क्या होती है, जो राशि एक्चुअली जिनको हम किसी में तोड़ नहीं सकते, लंबाई नहीं रहती, द्रव्यमान नहीं रहता है, ठीक है, वो किसी से नहीं बना, वो स्वयं से मिलकर बना है। तो इस प्रकार की हमारी जो राशि होती है वो आपकी मूलभूत राशि होती है। ऐसी 7 राशियां हैं, ठीक है, 2 और हैं लेकिन वो थोड़ी अलग है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप मूलभूत राशि की संख्या 7 है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका देखिए, आपने चाल का सूत्र देखा होगा जब आप पढ़ते आ रहे हैं, गणित में भी आपका या फिजिक्स भौतिक विज्ञान में भी इसका प्रयोग होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब अगर हम चाल का सूत्र, इस सूत्र से हम इसको यदि इसकी वो निकालें, क्या कहते हैं, इकाई निकालें, तो दूरी का मात्रक होता है m बटा समय, इसको हम कहते हैं मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से हम इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम कहते हैं कि चाल की इकाई जो है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो चाल एक प्रकार की चालवीय राशि, किसी भी हम चीज को नापते हैं तो चाल बोलते हैं कि उसकी चाल कितनी है। रेलगाड़ी जा रही है तो किस चाल से जा रही है, गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है तो किस चाल से जा रही है, तो वो भी तो एक राशि है। लेकिन ये जो राशि है वो जो जिस पर निर्भर कर रही है वो 2 चीजें हैं, दूरी और समय। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो 2 प्रकार की राशि है, एक है मूलभूत राशि किसी पर निर्भर नहीं करती, आत्मनिर्भर होती है, सेल्फ डिपेंडेंट। और दूसरा आपकी व्युत्पन्न राशि वो राशियां होती हैं जो मूलभूत राशियों पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है, जैसे चाल आपकी है, आयतन भी होता है ऐसा, ठीक है, आयतन की जो इकाई होती है वो मीटर क्यूब होती है। इसी प्रकार जब एरिया नापते हैं तो एरिया का मतलब क्षेत्रफल नापते हैं तो क्षेत्रफल भी एक प्रकार का आपका राशि है, लेकिन वो व्युत्पन्न राशि है क्योंकि वो 2 लंबाई को गुणा करके आई है, ठीक है, वो मीटर स्क्वायर उसका होता है, तो वो व्युत्पन्न राशि है। तो यहाँ पे कुछ आपको मूल राशि जो हम देखते हैं वो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण था, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां हैं, आपकी कार्य है, ठीक है,
बहुत सारे हैं, त्वरणिका भी है। तो अलग अलग राशियां और उनके अलग अलग सूत्रों से हम उनकी राशियां बनाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को आप पॉज करें और थोड़ा सा आप इसको देख लें एक बार, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ क्या क्या है। लंबाई का मात्रक जो नापते हैं मीटर में नापते हैं, प्रति कैम होता है। इसी प्रकार द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, केजी होता है। समय सेकंड में नापते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तापमान केल्विन में, याद रखना यहाँ पे कोई डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो डिग्री सेल्सियस नहीं है, डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ हम बोलते हैं, लेकिन जनरली और भी देशों में बोला जाता है, लेकिन जो उसकी ऐसा ही मात्रक है वो आपका है केल्विन। डिग्री सेल्सियस से क्या रिश्ता है वो हमने तापमान पढ़ेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे, सबको एक जब भी हम पढ़ेंगे तो हम उसको वहाँ पर डिफाइन करेंगे, आपसे उसको समझेंगे। केल्विन का क्या होता है, कैपिटल के है यहाँ पे। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, उसको हम एम्पियर में नापते हैं, रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फिर आपका ज्योति तीव्रता कैंडेला में नापा जाता है, सीडी। ज्योति तीव्रता क्या है कि जब भी कोई लाइट आती है, चाहे वो सूर्य की रोशनी हो या दूसरी प्रकार की लेजर लाइट हो, उनकी जो इंटेंसिटी होती है कि वो कितनी तीखी है, ठीक है, तीखी, हम उसको सामान्य भाषा में तीखा कहेंगे, कितनी तेज है वो उसको हम क्या नापते हैं, तीव्रता से। तो उसी को कहते हैं ज्योति तीव्रता। कैंडेला सीडी, कैपिटल सी स्मॉल डी। पदार्थ की मात्रा ये आपका मोल से नापा जाता है, और ये स्मॉल है एम ओ एल, ठीक है, एम ओ एल, तो आपको स्मॉल में लिखना है, ठीक है। ये जो एसआई मात्रक बनाए गए हैं वो 1960s के आसपास बनाए गए हैं, 1960 में, 1960 में। और जो इसका जो लास्ट वाला जो है पदार्थ की मात्रा, ये 1970 में जोड़ा गया था, जब लास्ट में जब पड़ी। पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या होता है, पदार्थ जो होता है, छोटा सा अणु होता है, उस अणु का भार उसको नापते हैं मोल से, ठीक है। एक मोल में बहुत सारे, बहुत कम ग्राम या बहुत इस तरह होता है, उसका पैमाना जब आएगा तो हम आपको वहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ मात्रक था। आपको वहाँ यहाँ पे दो प्रकार की राशि देखी हमने, मूलभूत राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आपका ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि राशियों में क्या होता है आपका, एक होता है उसका जो मूल राशि होती है, फिर उसका होता है एक मात्रा, ठीक है। हमने उसमें देखा था कि एक संख्यात्मक मान होना चाहिए और उसके साथ में एक क्या होना चाहिए, उसका एक मतलब उसका एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मात्रा। मीटर में तो मीटर एम लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, ठीक है। एक मतलब क्वांटिटी कह सकते हैं और एक मात्रा कह सकते हैं, ठीक है। नाम मतलब संख्या और प्रतीक, ठीक है, या मात्रा किसको कहते हैं। तो दो चीज होनी चाहिए। अभी राशियों को हमें थोड़ा समझना है, राशियां हैं क्या। जब हम राशि के व्यवहार की बात करते हैं तो राशियां दो प्रकार की होती हैं। अभी हमने देखा था, एक तो ये तो हमने फॉर्मूला बेस पे देखा था कि कोई राशि इंडिपेंडेंट है, मतलब आत्मनिर्भर है, तो वो थी आपकी मूलभूत राशि, और दूसरी वाली जो थी इसकी कोई दूसरी इकाइयों से नहीं बनती है। और एक हमने देखा था व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न मतलब जो मूल राशि उससे उत्पन्न हुई है फॉर्मूला के नाम से, फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है, फॉर्मूले से उसको हमने बनाया है, तो वो थी व्युत्पन्न राशि। तो ये तो उसका मतलब देखने का, और हम कह सकते हैं फॉर्मूले के बेस पे था, ठीक है, निर्भरता के आधार पर। लेकिन जब हम बात करते हैं व्यवहार के आधार पर, तो व्यवहार के आधार पर जो राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। आपको यहाँ समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्युत्पन्न राशि, और वो भले ना पूछेगा लेकिन ये जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे समझना आपको, ये राशियां दो प्रकार की होती हैं। मैं आपको फिर आपके कुछ आप उदाहरण भी लिख लेना, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या। सबसे पहला आपका सदिश राशि, थोड़ा हिंदी को समझ नहीं आया, हिंदी भी समझना। और दूसरा होता है अदिश, ठीक है, सदिश और अदिश। अभी समझो सिर्फ इस शब्द दिश का मतलब होता है दिशा। हमने देखा राशियों में क्या होता है, एक तो मान तो होते ही, एक होता है मात्रा। ये चीज तो कॉमन है, किसी भी कोई भी राशि हो, चाहे व्युत्पन्न हो, चाहे वो सदिश हो, अदिश हो, वो अभी हम देखेंगे। सदिश अदिश कोई भी प्रकार की राशि, उसमें एक मान तो होता है और एक उसका होता है मात्रा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं राशियों के प्रकार की, काय के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, उसका व्यवहार कैसा है, हम उसमें बात कर रहे हैं दिशा। जब हम दिशा के आधार पर देखते हैं तो एक है सदिश और एक है अदिश। जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो कभी अगर आपका जो आगे शब्द लगता है उपसर्ग में सा लगता है तो वो सकारात्मक शब्द होता है, पीछे अगर आ लगा है
तो वो अकारात्मक मतलब नकारात्मक शब्द होता है, आपने समझा होगा, ठीक है। तो वो तो हिंदी के हिसाब से है। सदिश का मतलब एक ऐसी राशि जिसमें मान, मात्रक और दिशा हो। मान भी हो, संख्यात्मक मान हो, मात्रक तो होता ही है, उसके बाद साथ में उसकी क्या होनी चाहिए, दिशा पर निर्भर करता हो, ठीक है। वो राशि आपकी सदिश राशि कहलाती है। और दूसरी वाली राशि कैसी होती है आपकी अदिश। अदिश मतलब इसमें दिशा का निर्भर होना और न होना, मतलब दिशा निर्भर नहीं है, दिशा है ही नहीं। तो हम इसको समझ रहे हैं कि सदिश राशि जो है इसमें दिशा अनिवार्य होती है, दिशा होती है, ठीक है, और इसमें दिशा नहीं होती। इसकी डेफिनेशन में यही है कि वे राशियां जिनमें संख्यात्मक मान के साथ दिशा होती है वे राशियां सदिश राशियां हैं। और अदिश राशि कौन सी है, वे राशियां जिनमें संख्यात्मक मान के साथ दिशा नहीं होती है वे राशियां क्या कहलाती हैं, अपनी अदिश राशियां कहलाती हैं। मतलब दिशा नहीं होती, ठीक है, दिशा पर निर्भर नहीं होती। अब मैं आपको इसका उदाहरण समझता हूँ कैसे हम पता कर पाएंगे कि कोई राशि सदिश है कोई राशि अदिश है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत सिंपल सा, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो मैं आपको दो उदाहरण दूंगा, अगर आपको समझ में तो अच्छी बात है। सबसे पहला है, यहीं से आपकी बहुत सारे जो राशियां हैं, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब भी आपको निकल के आएगा ऐसे ही आपके सदिश सदिश है, तो वो आपको समझ जाए। अगर आप उसको सदिश सदिश को नहीं समझेंगे तो राशियों को आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप पहले इसको कॉन्सेप्ट समझें। देखें, जब भी मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ये दो पॉइंट ए और बी, ठीक है, ए और बी। मुझे यहाँ पर ए से बी की तरफ चलने के लिए कहा गया, ठीक है। अब ए से बी की तरफ चला तो मुझे यहाँ पर उसने ये नहीं बताया था कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है। उसने मुझे कहा कि बस ए से बी पहुंचना है। अब ए से बी में पहुंच गया इस तरह से घूमते घामते, ठीक है, घूमते घामते पहुंच गया। और एक दूसरा जो व्यक्ति था वो ए से बी बिल्कुल सीधा पहुंच गया। अब बात होती है यहाँ पर दूरी की, ठीक है। तो एक ने दूरी कम तय की और एक ने दूरी ज्यादा तय की, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह से देखते हैं कि हमें अगर दिशा निर्धारित कर दी जाती है तो उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और उसमें हमने कहा कि वो कम दूरी है और इसमें हमें डायरेक्शन मतलब दिशा निर्देशित नहीं थी तो हमने कहा दूरी कैसी ज्यादा। तो जब भी हम इसको कहेंगे इसको हम कहते हैं दूरी या सामान्यता, इसको हम, ठीक है, दूरी कहते हैं कि हमने एक दूरी तय करी, वो हो सकता है ये 20 की दूरी 10 ही हो और इसने घूमते घामते 30 कर ली, ठीक है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने ए से बी तक की एक निश्चित दूरी तय करी जो कि फिक्स सीधी थी, बिल्कुल कैसी थी, सीधी थी, बिल्कुल एक दिशा में थी और उसने केवल 10 चला। इसको हम कहते हैं विस्थापन। याद रखना इसको क्या कहते हैं, विस्थापन, ठीक है। तो जो दूरी है ये आपकी कैसी राशि है, अदिश, क्योंकि इसमें दिशा निर्भर नहीं थी और इसमें दिशा निर्धारित थी तो हमने इसको क्या कहा, विस्थापन। इंग्लिश में दोनों के अलग अलग नाम है, इसको डिस्प्लेसमेंट इसको डिस्टेंस कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी हम बिल्कुल एक दिशा में चलते हुए एक दूरी तय करें वो आपकी दूरी नहीं होती, वो विस्थापन होता है। लंबाई तय करें, एक पर्टिकुलर दिशा में एक लंबाई तय करें वो आपकी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है, विस्थापन कहलाता है वो। इसमें आपका एक दिशा निर्देशित नहीं हो और आप ऐसे ही चलते जा रहे हैं तो आपकी क्या है, दूरी, लंबाई तय कर रहे हैं तो क्या है, दूरी। ये बेसिक है, ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आप वेट करें, स्लाइड में बता रहा हूँ। मान लीजिए एक ये आपका रास्ता है, ठीक है, एक स्लाइड या मतलब समझ लीजिए फ्लोर है कोई सा, और इस पर एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने इस पर एक बल लगाया, ठीक है, ए ने बल लगाया यहां से, ठीक है, और एक जन ने यहां से यहां तक क्या लगाया, बल लगाया। तो आपको क्या समझना है, देखिए ये यहां से यहां बल लगाएगा तो ये डब्बा खिसकेगा, ये डब्बा नहीं खिसकेगा, ये डब्बा नहीं खिसकेगा। और बी जो है वो यहां से यहां बल लगा रहा है तो ये यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा,
डब्बा खिसक जाएगा वहां से उठा। तो आपको एक चीज समझनी है, तो आपको एक चीज समझनी है कि आपने देखिए ए ने नीचे की तरफ बल लगाया तो कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई भी काम ही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बी ने जब इस तरह डायरेक्शन में बल लगाया तो कार्य हुआ। इसका मतलब आपको एक चीज समझनी है कि बल जो है, जो बल आप लगा रहे हैं वो आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि, दिशा पर निर्भर करता है। आप बल लगा रहे दिशा में लगा रहे, अगर आप उस दिशा में लगाए तो कार्य नहीं होगा, तो आपका बल का कोई उपयोग नहीं है। तो आपको इस तरह समझना है कि राशियां जो सदिश है वो सदिश क्यों है और अदिश है तो वो अदिश क्यों है। तो आपको ये समझना है दिशा, वहां पर आपका दिशा का रोल है, ठीक है, एक दिशा का रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कुछ सदिश राशियां और अदिश राशियां मैं आपको लिखे देता हूँ, आपको वैसे नोट कर लिए, आप चाहे तो उनको रट सकते हैं, आप चाहे तो उनको समझ सकते हैं। जो भी राशियां आएंगी, वेग होगा, त्वरण होगा, उनकी डेफिनेशन भी आपको एक एक करके लिखवा देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे, और उनको मैं आपको समझा देता हूँ कि वो होता क्या है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे सदिश और अदिश राशि। तो देखें कुछ हमारे सामने अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो ये अदिश राशि और सदिश राशि डायरेक्ट एग्जाम में से ही पूछी जाती है कि दाब एक प्रकार की किस प्रकार की राशि है, या फिर हमारा पूछा जाएगा वेग एक प्रकार की किस प्रकार की राशि है, ठीक है, वेग 2 बार होगा, ठीक है। तो त्वरण किस प्रकार की राशि है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। तो वे सदिश और अदिश मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब अदिश और सदिश में कुछ क्या होता है, कोई राशियां होती हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं लेकिन उनका मात्रक एक जैसा होता है, ठीक है। लेकिन एक सदिश और एक अदिश उनकी व्यवहार मैंने बताया था, उसके हमने बताया कि उसका व्यवहार दिशा के आधार पर निर्भर करता है, ठीक है, दिशा से निर्धारित हो रहा है, दिशा से निर्धारित हो रहा है तो हम उसको सदिश कहेंगे और अदिश कहेंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, ये है चाल और ये आपका वेग, ठीक है। चाल का सूत्र क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। अब कुल तय की गई दूरी में आपका डायरेक्शन नहीं था, उसमें तो ये बताया कि आपने कुल तय की गई दूरी होता है कि आपने कुल कितना चला, कितना समय दिया। सिमिलरली जब हम बात करते हैं वेग की बात करते हैं तो वेग में क्या होता है, उसमें साफ साफ उसका जो सूत्र होता है वो होता है कि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, मतलब वहां पे दिशा सुनिश्चित कर दी जाती है कि इसी दिशा में आपको चलना है, बटा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा कुल समय। तो ये आपके वेग होता है, ठीक है। सेम आपका दूरी, ये आपका दूरी और यहाँ पर आपका क्या है विस्थापन। इसमें भी दोनों में आपका क्या है डिफरेंस है, दूरी को दिशा नहीं बताया जाता और यहाँ विस्थापन में आपको दिशा को बताया जाता है। एक और डिफरेंस बताता हूँ, सपोज करिए, मान लीजिए आप एक गोलाकार आपने पार्क में उसमें खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं और आपको पूरा चक्कर लगाना है। एक व्यक्ति ए पॉइंट से चल के इस तरह यहाँ से यहाँ पूरा घूम गया और वापस से ए पर आ गया, एक चक्कर राउंड लगा दिया उसने। अब अगर मैं बात करूं कि उसने कितना दूरी चला, तो वो दूरी हो जाएगी इसकी पूरा जो भी चला हुआ है सर्कमफेरेंस, इसकी जो परिधि है इतना दूरी उसने तय की गई होगी। लेकिन जैसे मैं विस्थापन की बात करूंगा तो विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको उसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी जगह से चला था, उसी पर वो वापस आ गया और उसके हिसाब से उसने एक निश्चित दिशा में कोई दूरी तय नहीं करी, उस जगह से उस निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये चीज आप याद रखें, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी निश्चित दिशा में नहीं गया ना, वो एक निश्चित दिशा में जाता तो हम कहते हैं कि वो दूरी तय की, लेकिन वो तो वहीं पे आ गया वापस, इसीलिए वो वहां पर उसकी विस्थापन है, उसको 0 कहेंगे, दूरी नहीं चलाया वो विस्थापन के नियम के हिसाब से। लेकिन जब हम दूरी के नियम से बात करेंगे तो उसमें पूरी परिधि के बराबर दूरी तय की, इसीलिए तो यही तो है सदिश और अदिश राशियों का अंतर, ठीक है। तो यहाँ कुछ राशियां लिखी जो सदिश और अदिश, मुख्यतः जो आता है वो आपकी संवेग, वेग, त्वरण, बल आते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारी राशियां आप कहेंगे मूलभूत, कुछ इसमें मूलभूत भी हैं और कुछ इसमें व्युत्पन्न राशियां हैं, वो दोनों आपके उनके नेचर के हिसाब से सदिश और अदिश होती है, ठीक है। तो ये टेबल आप बना सकते हैं, आप इसको थोड़ा नोट कर लें ताकि आपको वो बना रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है गति, और फिर हम आगे पढ़ेंगे उसमें गति के नियम, जो आज का हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा, ठीक है। हम इसके पार्ट्स आगे बनाएंगे और आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको अगर इसमें से भी कोई ऐसा लग रहा हो कि ये राशि हमें समझ में नहीं आएगी, ये राशि क्या है, ठीक है, और इस राशि के 2 नाम क्यों हैं, तो आप हमें ये पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट में डालें, मैं आपको वहाँ पे डेफिनेशन के साथ में और उसको बता दूंगा कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है।
तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं गति व गति के नियम। अब हम बात करते हैं गति की, ठीक है। अब हमें गति और गति के नियम तक पढ़ना है, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना हो उतना समझ में, क्योंकि अगर हम पूरी क्लास एक साथ में ले लें तो वीडियो भी लंबी बनेगी और फिर उसमें क्या है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आप उतना समझें जितना आपको समझना है। गति क्या होती है, थोड़ा हम इसको समझते हैं विज्ञान की परिभाषा क्या है। जब भी कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में, आप पूरा डेफिनेशन परिभाषा अच्छे से समझें, कोई भी वस्तु जो एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी स्थिति बदल रही है, अपनी जगह को क्या कर रही है, वो बदल रही है। याद रखना मैंने आपको बताया समय के आधार पर, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु एक गति में है, तभी हम कहेंगे वो वस्तु काय में है, गति में है। अगर वो समय के सापेक्ष नहीं बदल रही है, समय के अनुसार नहीं बदल रही है, ठीक है, तो फिर वो तो वो गति नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको विज्ञान के हिसाब से समझना है गति, समझ रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो समय के आधार पर अपने स्थान को परिवर्तन कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि वो वस्तु काय में है, गति में है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि गति जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। गति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार। तो इसमें सबसे पहला है आपका स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति क्या होती है, जब भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है समय के आधार पर। समय तो आपका चलेगा, प्रत्येक जब भी आप कोई भी गति करेंगे तो उसमें प्रत्येक में आपका समय तो रहेगा, ठीक है। मैं समय आपको बार बार नहीं बोलूँगा, आपको मानना है कि वो समय है। तो स्थानांतरित गति क्या है कि जब भी एक वस्तु एक सीधी रेखा में स्थान को परिवर्तन कर रही है, अपने स्थान को परिवर्तन कर रही है, तो वो आपकी स्थानांतरित गति, मतलब स्थान का परिवर्तन, सीधा स्थान का परिवर्तन। अब स्थान के परिवर्तन भी 2 प्रकार से हैं। ये स्थानांतरित गति कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। सबसे पहला आपका रेखीय गति, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, और दूसरा आपका कंपन गति, ठीक है। दोनों को अगर मैं थोड़ा समझाऊं तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक पाथ, मतलब एक रास्ता है, और इस रास्ते पर एक वस्तु है और जो सीधी यहाँ से आकर यहाँ पर पहुँच गई t सेकेंड में। ये वस्तु यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई और इसने कुल दूरी तय करी यहाँ से, मान लो d, ठीक है, और एक पर्टिकुलर समय में तय करी। तो हमने कहा कि इस वस्तु ने एक रेखीय पाथ पर, एक रेखीय परिपथ पर एक निश्चित दूरी तय करी एक निश्चित समय में। तो हम कहेंगे कि उसने कुछ गति करी, एक वस्तु जो थी वो गति में थी और आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये कौन सी, ये आपकी रेखीय गति, आगे वस्तु बढ़ती जा रही, रुकी नहीं है, ठीक है। वस्तु यहाँ से चालू हुई और एक निश्चित दूरी को वो एक निश्चित समय में तय कर रही है और इस तरह से वो आगे बढ़ते जा रही है रेखीय परिपथ में, तो उसको हम कहेंगे रेखीय गति। दूसरा आपका कंपन गति। कंपन गति क्या है कि ये कंपन गति को थोड़ा समझने के लिए आपको पार्टिकल्स हम समझेंगे क्या है। कंपन गति समझें कि एक वस्तु है जो एक इस तरह से इधर आती है और वापस से इस तरह जाती है। जैसे कि आपने पेंडुलम देखा होगा, घड़ियों में जो पेंडुलम होता है वो कंपन गति करती है। कंपन गति मतलब बार बार एक स्थान पर आना, बार बार एक स्थान पर जाना, बार बार एक स्थान पर आना, बार बार एक स्थान पर जाना। जैसे कि मान लीजिए एक स्ट्रिंग, जब भी हम एक तार लेते हैं, तार को जब हम नीचे से पकड़ कर खींचते हैं तो वो कंपन की तरह करता है। एक बार ऊपर दिखता नहीं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी गति किस तरह होती है, एक बार वो नीचे आता है, एक बार ऊपर आता है, एक बार नीचे आता है और एक बार ऊपर, तो इस तरह से चलता है। तो उस गति को अपन कहते हैं कंपन गति। इंग्लिश में इसको टू एंड फ्रो कहते हैं, टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, उसका फुल फॉर्म होता है टूवर्ड्स एंड फ्रॉम, टूवर्ड्स एंड फ्रॉम। तो वो इस तरह से है टू एंड फ्रो, जिसको हम कहते हैं कंपन गति। कंपन गति में एक रेखा में होती है, एक इसका निश्चित मतलब सीधी रेखा होती है, लेकिन क्या होता है एक स्थान पर बार बार आना और बार बार जाना। इसमें क्या है, इसमें एक सीधी दिशा है, इसमें रेखिक दिशा है और इसमें आपका एक ही स्थान है, लेकिन इसकी मतलब एक ही सीधा चल रहा है, लेकिन बार बार एक बार आ रहा है, एक बार वापस से जा रहा है। इस तरह से इसको कंपन गति कहते हैं। तो 2 प्रकार की हमारी स्थानांतरीय गति है। नेक्स्ट गति को हम देखेंगे दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड में, घूर्णन गति। अब देखिए घूर्णन गति क्या होती है। तो घूर्णन शब्द से आपको एक शब्द याद आ गया होगा, अगर आपने थोड़ा सा
भूगोल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, पृथ्वी का घूर्णन काल 1 दिन होता है, 24 घंटे। घूर्णन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अपनी अक्ष पर घूम रही है, मतलब वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही, लेकिन वो जैसे मान लीजिए एक बॉल है, तो बॉल अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही और वो आपस में से घूमती जा रही है, उसको हम कह रहे हैं घूर्णन। कौन सी गति? घूर्णन गति। घूर्णन गति में याद रखिए, वस्तु किसी चीज के चक्कर नहीं लगाती, वस्तु के स्वयं के पदार्थ जो बाहर के पार्टिकल्स होते हैं वही आपस में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जैसे कि आपने पृथ्वी का सुना होगा, पृथ्वी का जो घूर्णन गति वो 24 घंटे होती है, 12 घंटे में दिन होता है, 12 घंटे में शाम होती है, उस तरह से उसका है वो, मतलब हम जनरली मानते हैं। दूसरा एक लट्टू होता है, लट्टू को जब हम घुमाते हैं तो वो एक पॉइंट पर घूमता है, लट्टू मतलब भंवरा जिसको हम कहते हैं, इस तरह से होता है। भंवरा क्या होता है, जब हम घुमाते हैं तो ये तो बिंदु फिक्स हो जाता है, लेकिन इस तरह से ये रोटेशन इसके बनते रहते हैं ना, इधर तो ये घूमता रहता है एक ही स्थान पर। तो इस वाले मोशन को हम कहते हैं कौन सी गति? घूर्णन गति। ठीक है, रोटेटरी मोशन, समझना इसको, रोटेटरी मोशन। तो ये आपका एक प्रकार का गति है। तीसरी इसी में आती है, तीसरी गति। गति के प्रकार समझते हैं, हमें कौन सा आगे पढ़ना है, कौन से पर कौन सा नियम लगता है, वो हम आगे समझेंगे, वो तो हम गति के प्रकार भी जानते हैं। दूसरा अगला होता है आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या होती है? जब भी कोई धावक एक गोल ग्राउंड में दौड़ रहा हो, एक गोल ग्राउंड में गोलाई में दौड़ रहा हो, उसको हम कहते हैं कौन सी गति कर रहा है? वो वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे कि सपोज करिए आपने एक बॉल, एक पत्थर को बांधा एक धागे से और धागे को इस तरह से ऐसे करके घुमा दिया, तो जो पत्थर कर रहा है वो कौन सा मोशन कर रहा है, कौन सी गति कर रहा है? उसको कह रहे हैं वृत्तीय गति। पृथ्वी सूर्य के जो चक्कर काटती है, जो कि एक साल में काटती है 365 दिनों में, तो वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन सा मोशन करती है? वृत्तीय गति करती है। एक तो खुद के अक्ष पर तो वो दिन में घूमती है, वो तो उसका है ही सिस्टम, लेकिन साथ मतलब वो दोनों गति करती है, घूर्णन गति भी करती है और वृत्तीय गति भी करती है। समझ गया? घूर्णन गति 24 घंटे में और वृत्तीय गति 365 दिनों में। क्लियर है? तो ये आपके कुछ गति होती है। तीसरा, चौथा आपको, तो अगला है हमारा प्रेक्षेपीय गति, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रेक्षेपीय गति क्या होती है कि जब भी हम कोई वस्तु को, ठीक है, प्रेक्षेपीय गति को थोड़ा समझते हैं। आपने एक नियम समझा होगा, उसका नाम हम अभी बताएंगे। कोई भी वस्तु को यदि हम ऊपर भेजें, जमीन से हम उसको ऊपर फेंकें, तो वो एक निश्चित समय में नीचे आ जाती है। क्यों ऊपर नहीं जाती? तो यहाँ पे आपको पता है कि इसको एक बल प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, तो पृथ्वी की जो सतह है, जो भी इस पे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, देख लेना उसको एक बार। तो पृथ्वी की सतह किसी भी चीज पर या किसी भी वस्तु पर एक बल लगाती है, जो बल वो अपनी ओर खींचती है। जैसे हम भी अगर जमीन पर चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल हमें बनाए रख रहा है जमीन पर, हम चलते हैं लेकिन वापस कहाँ जाते हैं? नीचे। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम उछले तो हमको बाहर ही सीधा उछल जाते हैं। गेंद को अगर हम फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को खींचती है नीचे। ठीक है, तो वो आपको समझना है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं तो एक बल कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो वस्तु ने अभी गई और वो ऊपर से नीचे आ गई, हम कहेंगे क्या गति करी उसने? तो गति तो करी, ऊपर गई और वो नीचे आ गई। अब इस गति में हम आगे बात करते हैं कि अगर इस गति में हमें लंबी दूरी तय करवानी है, किसी को हम क्या करवानी है? हमें लंबी दूरी। थोड़ा सा समझें, ये बहुत उपयोगी प्रेक्षेपित गति है, अभी बताता हूँ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी हमें एक लंबी दूरी तय करवानी होती है तो हम किसी भी पत्थर को 45 डिग्री पर, कितनी डिग्री पर? किसी वस्तु को अगर हम 45 डिग्री से फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम दूरी तय करेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लंबी जाएगी। अगर हम समझ रहे हैं, किसी वस्तु को अगर 45 डिग्री से फेंकेंगे तो वो लंबी दूरी तक जाएगी, और अगर हम उतना कोण नहीं बनाएंगे तो वो कम दूरी तक जाएगी। ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, अब ये प्रयोग कब करते हैं तो आप समझें। जब भी पुलिस ट्रेनिंग होती है, पुलिस वालों का जो फिजिकल होता है, उसमें जो वो गोला फेंकते हैं, ठीक है, तो वो वहां पर उनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, मतलब जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी, तो वहां उनको सिखाया जाता है कि जब भी गोला फेंके तो 45 डिग्री का कोण बना के फेंके, क्योंकि 45 डिग्री का कोण अगर वो अपने
सीधी सतह से 45 डिग्री कोण बना के फेंकेंगे तो वो एक लंबी दूरी तय करेगा, और यदि वो ज्यादा ऊंचा फेंकेंगे तो ऊंचा ज्यादा जाएगा और लंबाई उसकी कम होगी, क्योंकि वहां पर आपको 19-20 फीट फेंकना होता है। ठीक है, तो 19-20 फीट फेंकने के लिए कितना डिग्री होना चाहिए? 45 डिग्री। तो मिनिमम 45 डिग्री फेंकेंगे तब जाकर वो सही से अपना प्रोजेक्टाइल हो पाएगा, सही से प्रक्षेपित हो पाएगा, सही से फेंक पाएगा। ठीक है, अगर आप कोण ज्यादा कर देंगे ऊंचा तो फिर आप नहीं फेंक पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वो उसकी दूरी कम हो जाएगी। क्लियर है? कोई फेंक सकता है 60 से, लेकिन उसकी दूरी और 45 डिग्री से फेंकने की दूरी दोनों में क्या होगा? डिफरेंस होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि एक आदमी 45 डिग्री से फेंक रहा है तो उसकी दूरी ज्यादा होगी, और वही आदमी अगर उसी कोण को, उसी ताकत से, उसी प्रयोग से, बल से 70 डिग्री से फेंक रहा है तो उसकी दूरी क्या होगी? कम होगी। सबसे कम दूरी कम होगी, सबसे कम होगी 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो सर पे ही आके गिरना है उसको। ठीक है, तो आपको ये समझना है प्रक्षेपित गति का प्रयोग कहाँ करते हैं। पूर्व में जब हम पहले बात करते हैं, जब तीरंदाज उस समय तीर चलाते थे तो इसी प्रक्षेपित गति का ही प्रयोग करते थे। वो अपने बाण को 45 डिग्री पर छोड़ते थे। ठीक है, तोप के गोले जो होते हैं अगर ज्यादा दूर फेंकने हों तो तोप को भी 45 डिग्री पर ही रखा जाता है। अगर 45 डिग्री पर नहीं रखेंगे तो वो उतना दूर नहीं जाएगा जितना हम दूर में भेज नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा समझना है। सबसे जो ज्यादा आप फेंक सकते हैं वो कितने डिग्री पर फेंक सकते हैं? 45 डिग्री। मैंने बात किया एक ही बल का प्रयोग करेंगे, तो अगर 30 पर बल का प्रयोग करेंगे तो 30 से हमारे ज्यादा दूरी नहीं जाएगी। वो बल की जो मैं बता रहा हूँ, मान लो वो बल सेम होना चाहिए, उसी बल से अगर 30 डिग्री से फेंकेंगे तो कम जाएगा। 45 डिग्री से ही आपको सही दूरी मिलेगी। ठीक है, ज्यादा दूरी मिलेगी। तो आपको एक प्रक्षेपित गति इस तरह से काम करती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा अभी गति के आपके। तो आज हमने सामान्य भौतिक में जो हमारे टर्म्स प्रयोग होंगे उनको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, राशियों के प्रकार, मात्रक, मापन और गति में गति के प्रकार पढ़ लिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गति के नियम, जो कि गति के नियम आपके न्यूटन्स ने दिए थे। न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं, जो इंग्लिश में लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, क्लास 8th 9th 10th में ये आ जाते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। ठीक है, उस समय हम ज़्यादा उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो गति के नियम पढ़ना है, लेकिन अभी हम कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम क्लास अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसका जो न्यूटन की गति के नियम है और कुछ न्यूटन के बारे में वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम उसको करवाएंगे कंप्लीट। और थोड़ा प्रिपेयर रहें नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट, एक परिभाषा और एक चीज़ को उस तरह से समझाऊंगा, मतलब कि वो बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये टर्म्स क्यों है। दूसरा, अगर आपको सदिश और अदिश राशि में कोई भी ऐसी राशि है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी राशि है, त्वरण हुआ, वेग हुआ, संवेग हुआ, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, भूल जाते हैं, तो इनके बारे में यदि आप जानना चाह रहे हैं तो या तो आप अपने से सर्च कर लें। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दें। इनके लिए जो राशि में हमने पढ़ा है, हमने एक त्वरण या भौतिकी में सामान्य भौतिकी में जितनी भी राशि होती है, बल हुआ, ऊर्जा हुआ, कार्य हुआ, गतिज ऊर्जा, इन सबको मैं आपको एक चाहे तो हम इसकी एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें इसकी परिभाषा और इसके सामान्यता हम प्रयोग भी जान लेंगे कि गतिज ऊर्जा कहाँ होती है, किस तरह से काम करती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो क्या होता है, उसका नाम और साथ में उसका मतलब दैनिक जीवन से इस तरह से प्रयोग कि हम उसको याद रख पाएँ कि वहाँ पे ये चीज़ प्रयोग हो रही है। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे सदस्य राशियाँ जो हमने पढ़ाई थी उसमें कुछ राशि ऐसी हैं जिनको आप नहीं याद कर पा रहे हैं या जिनका मतलब आपको नहीं आ रहा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, या चाहें तो मैं आपको जो टेलीग्राम लिंक दूँगा उसमें भी आप उसको डाल सकते हैं। आगे करेंगे, कंटिन्यू जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ये जल्दी वीडियो आपकी सेकंड वीडियो में जल्दी डाल देंगे, इसके रिस्पॉन्स के हिसाब से रहेगा। अगर इसमें व्यूज़ अच्छे आते हैं उसमें, क्योंकि हमारी क्लास के जो 50-60 बच्चे अगर वो देख लेंगे, अगर वो देख लेते हैं तो फिर हम उस पर जल्दी से वीडियो डाल देंगे। ये वीडियो अगर 50 प्लस व्यूज़ नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, हम वीडियो को नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि पहले का ही नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट वीडियो को डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप कम से कम ये वीडियो देखेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से वो क्लासेस का सही से चलता रहेगा। अगर क्लास को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे और तो नेक्स्ट वीडियो नहीं देख पाएंगे, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के रिस्पॉन्स के ऊपर आपका डिपेंड करेगा, हम बनाकर रिकॉर्ड करके रख लेंगे, बट डालेंगे जब इस पर अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे। ठीक है, और यदि आपको लगता है तो मैं आपको डिटेल्स बता चुका हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।